हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 1 का काफ़ी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। तो यदि आप सेमेस्टर 1 में इतिहास रखे हैं, जिसमें यदि आपका मेजर, माइनर या अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलते हम लोग जल्दी से आज का प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। अथवा में यही प्रश्न आ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। तो दोनों प्रश्नों का आंसर सेम होगा। तो चलते हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर लिखेंगे और पहला हेडिंग परिचय देंगे। परिचय में लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। यह कांस्य युग की सभ्यता थी। सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कई विशेषताएं थी। तो इसको हम लोग समझते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है वह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। यानी कि जिस प्रकार से मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता थी, ठीक उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता भी एक है। ठीक है। यह कांस्य युग की सभ्यता थी, यानी कि कांसे का उपयोग इस सभ्यता में सबसे अधिक देखा जाता है। इस कारण से इसे कांस्य युग की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इस सभ्यता का खोज किया था या उत्खनन किया था। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वह सिंधु नदी घाटी में फैला हुआ था। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसकी कई विशेषताएं थी, तो इसकी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। तो चलते हम लोग इसकी विशेषताओं को देखते हैं। पहला विशेषता हमारा है नगरीय सभ्यता। तो इसको देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। यहीं से भारत का पहला नगरीय सभ्यता आरंभ होता है। नगर की जितनी विशेषताएं होती है, जैसे पक्के का भवन होना, सड़कों का चौड़ी होना, नालियों की व्यवस्था, व्यापार की प्रधानता, ये सभी नगरीय विशेषताएं इस सभ्यता में मौजूद थी। इस प्रकार से नगरीय सभ्यता इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता था, ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता था, वहाँ नालियों की व्यवस्था थी, सड़कों का निर्माण था, बड़े बड़े पक्के ईंटों का भवन था। तो जिस प्रकार से आधुनिक समय में नगर की जितनी विशेषताएं होती है, वे सभी विशेषताएं इस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। ठीक है। तो ये हमारा पहला विशेषता हो गया, नगरीय सभ्यता। दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु वासियों ने ही पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। अर्थात इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग सर्वाधिक देखने को मिलता है। यही कारण है कि इसे कांस्य युगीन या ब्रॉन्ज एज सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सिंधु घाटी की दूसरी विशेषता थी वह कांस्य युगीन सभ्यता है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पर कांसे का प्रयोग सर्वाधिक देखने को मिलता है, क्योंकि सिंधु घाटी वासियों ने ही सर्वप्रथम तांबे और टीन को मिलाकर कांसा तैयार किया था। इस कारण से इस सभ्यता को कांस्य युगीन या ब्रॉन्ज एज सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता इसकी दूसरी विशेषता थी। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो इसको समझने से पहले हमें 3 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है प्रागैतिहासिक सभ्यता। कोई लिखित साक्ष्य नहीं, यानी कि जिस सभ्यता के बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे पाषाण काल, यानी कि पत्थरों के काल को प्रागैतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। लिखित साक्ष्य लेकिन पढ़ने योग्य नहीं, यानी कि वैसी सभ्यता जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण से इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा है ऐतिहासिक सभ्यता। लिखित साक्ष्य और पढ़ने योग्य, यानी कि वैसी सभ्यता जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसे अभी तक पढ़ा भी जा सका है, उसको ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सभ्यता में हमें पढ़ने योग्य मतलब लिखित साक्ष्य मिलता है। ठीक है। तो इन तीनों पॉइंटों को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित जानकारी मिली है।
इसकी लिपि चित्रात्मक थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अतः लिपियों को नहीं पढ़ पाने के कारण सिंधु सभ्यता को आयत ऐतिहासिक काल की सभ्यता में रखा गया है। तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब उत्खनन किया गया तो वहाँ से जो लिपि मिला उसकी लिपि चित्रात्मक थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो नहीं पढ़ पाने के कारण इसे आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता में रखा जाता है। तो यह तीसरी विशेषता थी। ठीक, तो इसको समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है शांति प्रिय सभ्यता। तो इसको देखते हैं। हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे क्योंकि अधिकांश सभ्यताओं में देखा जाता है कि युद्ध उनका मुख्य आधार था, लेकिन उत्खनन के पश्चात यहाँ से किसी भी तरह के युद्ध के प्रमाण नहीं मिले हैं। अतः प्रमाण के अभाव में यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे और एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करते थे। यानी कि जितने भी अभी तक सभ्यताएं मिली है, देखने को मिलती है, ठीक है, उसमें युद्ध उनका मुख्य आधार होता था। चाहे वह आर्थिक दृष्टि से युद्ध लड़ते थे या धार्मिक दृष्टि से, लेकिन उनके बीच में युद्ध लड़ा जाता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ पर युद्ध की कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। अतः प्रमाण नहीं मिलने के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वे शांति प्रिय थे और एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते थे। ठीक, तो शांति प्रिय व्यवस्था इसकी चौथी विशेषता थी। तो इसको समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पांचवा विशेषता हमारा है व्यापार प्रधान। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं रही है वे मुख्यतः कृषि प्रधान थे, अर्थात पूरी सभ्यता कृषि पर ही टिकी होती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता आज के शहरों की तरह ही व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से मिस्र और मेसोपोटामिया तक व्यापार का संचालन होता था। अतः व्यापार की प्रधानता इस सभ्यता की एक अलग विशेषता थी। यानी कि जितने भी सभ्यताएं देखने को मिलती है, चाहे वह वैदिक सभ्यता हो या कोई अन्य सभ्यताएं, उसमें जो कृषि होता था, ठीक है, या उनके जीवन का मुख्य आधार होता था, वह कृषि था। यानी कि पूरी सभ्यता कृषि पर टिकी होती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो व्यापार का केंद्र होता था। यानी कि यहाँ से जो व्यापार होता था वह मिस्र और मेसोपोटामिया तक किया जाता था। तो व्यापार की प्रधानता इस सभ्यता की पांचवी विशेषता थी। तो इसे भी आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला विशेषता हमारा है विस्तृत सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में फैला हुआ था। यह संपूर्ण सभ्यता त्रिभुजाकार थी जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसका क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना तथा मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की सम्मिलित क्षेत्रफल से लगभग 12 गुना अधिक था। तो जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता था उसका विस्तार एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में था। ठीक है, यह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में फैला हुआ था, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में फैला हुआ था। इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल था वह त्रिभुजाकार थी जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। यानी कि यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका क्षेत्रफल मिस्र से, यानी कि मिस्र की सभ्यता से 20 गुना और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की यदि सभ्यता को मिला दिया जाए तो इन दोनों की सभ्यताओं से 12 गुना अधिक था। तो इतने बड़े क्षेत्रफल में इसका विस्तार था। वर्तमान में जो इसका विस्तार है वह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में देखने को मिलता है। तो यदि आप मेरे पहले वीडियो को नहीं देखें, ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विस्तार वाला, तो उसको देख लीजिए। मैंने उसमें पूरा डिटेल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बताया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप विस्तृत सभ्यता को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यह हड़प्पा सभ्यता की छठा विशेषता था विस्तृत सभ्यता, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसका विस्तार बहुत बड़े भूभाग में था। इसको नोट कर लीजिए। सातवां विशेषता हमारा है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में अलग से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।